Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat KTC, which is India's first free GATE coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. So, good morning dear GATE aspirants, myself Sunil Yadav. Welcome to Devat KTC. आज हम लेके आए हैं थर्मोडायनेमिक्स, मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। आप यूं समझ लीजिए कि आपको मैं हर एक कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे। आप आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप लोग हेल्दी हैं, सुरक्षित हैं जहाँ पे भी हैं, और कहीं ना कहीं डेडिकेटेड हैं आप लोग। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है कि नहीं सर मुझे करना है, तो फिर आप कर लेंगे, आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, मैंने वो सीरीज स्टार्ट की है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की, और धीरे धीरे आराम से हम उस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारी जो टीम है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए तैयार है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। उससे हमें और हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, अगर यहाँ पे 100 बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है तो कम से कम 90 या 80 बच्चों ने इसको लाइक किया हुआ है। ठीक है, नहीं लाइक करते, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर देना, कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि मैं कमियां कहाँ कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी तो बता सकते हैं कि मैं गलतियां कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और अभी तो कल रात को भी मैंने 2 बजे रात को मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें, माइक मेरा काम नहीं किया और 1-1.5 घंटे का वीडियो ख़राब हो गया। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन, ये 1K का क्या मतलब हुआ? 1 केल्विन। कह रहे हैं कि द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेम्परेचर स्केल। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग 1 केल्विन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऑप्शंस में इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाता हूं। एक होता है फेस डायग्राम। फेस डायग्राम क्या है? ये आपके सामने जो मैंने ये दिखाया हुआ है ये फेस डायग्राम ही है, लेकिन इसको मैं रफली अगर आपके सामने दिखाऊं तो रफली मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि सर ये पीटी डायग्राम जो होता है, पीटी क्या है सर? पी है प्रेशर, ये देखिए दिया हुआ यहाँ पे, पी प्रेशर है, टी क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर है, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। अभी इसी में एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसमें आपको मैं क्लियर बता दूंगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं थर्मोडायनेमिक। तो प्लीज वेट, उसके लिए आप वेट कीजिए। जितना मैं समझाता चल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो को अगर एंड तक देखने के बाद आपके कोई भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ टीचर आपके लिए बेटर हूं। मैं इतना समझता हूं कि अगर मैं वीडियो में जो भी एक एक छोटी छोटी चीजें अगर मैं ना समझा पाया तो फिर मेरी टीचिंग बेकार है। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये पीटी डायग्राम है, प्रॉपर्टी डायग्राम है, और प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम है। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम का मतलब हुआ कि ये फेस डायग्राम है, इसी को हम बोलते हैं फेस डायग्राम। फेस डायग्राम सर हमने क्यों बोला? क्योंकि यहां पे फेस चेंज होती है। देखिए ये जो भी डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा रफली बनाना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया लगे। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रफली बनाऊंगा। ये
ध्यान से समझना, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इधर क्या है आपका, इधर है इस पूरे एरिया में अगर मैं बात करूं तो इस पूरे एरिया में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड। और इस पूरे एरिया में अगर मैं देखूं तो इस पूरे एरिया में क्या है, लिक्विड है। और इस पूरे एरिया में अगर मैं देखूं तो इस पूरे एरिया में क्या है, गैस है या वेपर आप बोल सकते हो। क्या मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस तीन ही फेस में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस या वेपर आप बोल सकते हो। तो यहां पे सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है सर कि अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करता हूं, इस लाइन को मैं क्रॉस करता हूं तो मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊंगा या लिक्विड से सॉलिड में जाऊंगा। जैसे बर्फ है आपकी, बर्फ अभी सॉलिड के स्टेट में है, इसको पिघला दिया जाए तो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, मेल्टिंग हो गया। लिक्विड से इसको वेपर में भी, गैस या वेपर आप इसमें समझ लेना, वेपर, गैस या वेपर। लिक्विड से आपने उसको और हीट किया तो वो कहां चली जाएगी, वेपर में चली जाएगी। वेपर से सॉलिड भी बन सकता है, और भी हीट किया तो वेपर से वो, सॉरी ये हॉट हीट करने के बाद नहीं, वेपर से सॉलिड का जो ये है क्या नाम, गैस और सॉलिड का एक एग्जांपल हमने अब 12th क्लास में देखा था, कपूर ना, कपूर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाता है और गैस से सॉलिड में जा सकता है। वो सॉलिड में कैसे जाएगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन सॉलिड से गैस में कैसे जाएगा ये आपने देखा होगा। कपूर को आप जलाइए और वो इजिली क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। तो इसके कई और ऐसे हैं सब्सटेंस हैं जो इसके एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड गैस हो गया, वेपर गैस हो गया, गैस लिक्विड हो गया, सारे मतलब एक दूसरे से जो फेस चेंज होता है सब्सटेंसेस का, उसी फेस चेंज को एनालिसिस करने के लिए, फेस चेंज का एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फेस डायग्राम बनाते हैं और उसी फेस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब इसका जो एक्चुअल, ये मैंने क्या बनाया था, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया था, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया था। एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये लाइन है सॉलिड से लिक्विड की लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली लाइन। ये जो ये ब्लू लाइन है ये क्या है, लिक्विड, देखिए लिक्विड फेस से वेपर फेस की लाइन है। और ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है सॉलिड फेस से वेपर फेस के बीच की लाइन है, ये रेड लाइन है। अब इसी में एक और लाइन है सर जो दिख रही है साफ साफ, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाया गया है। देखिए ये जो मैंने फिगर बनाया ये सारे सब्सटेंस के लिए है, किसके लिए है, एनी सब्सटेंस के लिए, एनी सब्सटेंस के लिए। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बनी है सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए। देखिए ध्यान से मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अभी आपके समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं वाटर का स्पेशली ये फेस डायग्राम बनाना चाहूं अगर मैं सिर्फ वाटर का फेस डायग्राम बनाना चाहूं तो ये रफली फेस डायग्राम पीटी डायग्राम है। ये एक लाइन थी, यहां से एक लाइन ये है, लेकिन अब ये वाली लाइन जो थी, ये वाली लाइन जो ये वीडियो देखिए, ये देखिए, इस वाली लाइन को अब हम हटा देंगे, सॉलिड और लिक्विड की रेंज को अब हम यहां पे ऐसे करेंगे, ये वाली लाइन, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है वेपर। सिर्फ ये किसकी केस में है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की केस में है। सारे सब्सटेंस का फेस डायग्राम ऐसा बनता है, ऐसा, और सिर्फ वाटर का फेस डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये जो सामने आपके सामने दिख रहा है। क्यों, देखिए ये है देखिए उसको समझने से पहले मुझे लगता है कि मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है, ये देखिए अगर मैं इस डायग्राम में दिखाना चाहूं तो ये पॉइंट ट्रिपल पॉइंट है, इस डायग्राम में दिखाना चाहूं तो ये पॉइंट ट्रिपल पॉइंट है, और अगर मैं वाटर के डायग्राम में दिखाना चाहूं, वाटर का फेस डायग्राम, तो ये पॉइंट जो है वो ट्रिपल पॉइंट है।
तो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन यह है कि ट्रिपल पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस, वो चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। मतलब कि चाहे वो, देखिए अगर मैं प्रेशर चेक करना चाहूं इस ट्रिपल पॉइंट पे, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो फेस हैं वो ट्रिपल पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। तीनों फेस वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों फेस में अगर हम चेक करना चाहें कि इसका जो प्रेशर कितना होगा, तो देखिए तीनों फेस का प्रेशर सेम ही होगा। और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लाइन है, तो टेम्परेचर भी एक ही होगा, सेम होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर, मैं ये कह रहा हूं कि वो चाहे वो सॉलिड हो, मान लो आपका ये बर्फ है, वाटर है, वाटर का जो सॉलिड स्टेट है, चाहे लिक्विड स्टेट है, चाहे वेपर स्टेट है, तीनों स्टेट में अगर वो ट्रिपल पॉइंट पे है तो उसका प्रेशर क्या होगा? एक ही जैसा होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वेपर हो। वही काम क्या होगा? टेम्परेचर का भी होगा। अगर उसका 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सॉलिड स्टेट का एट ट्रिपल पॉइंट, तो वो फिर लिक्विड स्टेट का भी 15 डिग्री सेल्सियस होगा और वेपर का भी 15 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि सर ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो सर ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन यह है कि ट्रिपल पॉइंट पे सारे फेस एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सारे सब्सटेंस के लिए। और ये जो डेफिनेशन है ये सारे सब्सटेंस के लिए है। लेकिन वहां पे एक और खास बात होती है कि ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो भी सेम होता है सारे फेसेस के लिए। किसी भी फेस में अगर आपका सब्सटेंस है तो ट्रिपल पॉइंट पे अगर वो है तो उसका टेम्परेचर होगा सारे फेस में सेम होगा, प्रेशर भी सारे फेस में सेम होगा। ये तो यहां से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिली। अब मैंने वाटर को बताने की कोशिश क्यों की? वाटर को जरा देखना कि देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप नहीं जानते तो ये चीज समझ लीजिए। ये चीज क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ये है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? अगर हम यहां से कंसीडर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ध्यान समझना, अगर हम 90 डिग्री को क्रॉस करते हैं जैसे ही, तो हमारा एंगल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब अगर तुम किसी भी फिगर में यहां पे, चाहे वो एनी सब्सटेंस के लिए, हमारा क्या था ये, एनी सब्सटेंस के लिए ये फिगर है, इन्होंने क्या किया, इस फिगर में इन्होंने कॉम्बिनेशन कर दिया, ये एनी सब्सटेंस का और ये वाटर का भी। देखिए अगर मैं इस किसी भी चीज का, किसी भी लाइन का एंगल चेक करना चाहूं तो एंगल चेक कैसे करते हैं जरा देखना। किसी भी लाइन का, जैसे मुझे इस लाइन का एंगल चेक करना है, तो इस लाइन पे मैं ले जाके अपनी, मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे एंगल चेक करना है, तो मैं अपनी पेन है ये, इस पेन को मैं ले जाके वहां पे रख देता हूं और पेन को मैं इस पॉइंट पे रख दूंगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ मैं चेक करूंगा कि ये कैसा बन रहा है। सर ये हॉरिजॉन्टल के साथ तो पॉजिटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव एंगल है। बात समझ में आई? अगर मुझे मान लीजिए इस लाइन का एंगल चेक करना है कि इस लाइन का, चलिए देखिए देखो वो सब छोड़ो, पैराबोला तो पढ़ा है ना बचपन में। अगर आप यहां पे चेक करना चाहते हैं तो यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे अपनी पेन को रख देना होगा, जीरो एंगल। अगर आप यहां पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, मैंने क्या कहा, इस पॉइंट पे अपनी पेन को ले जाके ऐसे रख दो, पेन को अपनी ले जाके रख दो, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, पॉजिटिव एंगल है। तो एंगल का साइन पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि अपनी पेन को ले जाके वहां पे रख दो। तो अगर आप देखोगे कि इस लाइन पे और इस लाइन पे, चाहे जब भी पेन आप अपनी रखोगे, हर जगह आपको एंगल क्या मिलेंगे, पॉजिटिव एंगल ही मिलेगा। वही काम क्या है एनी सब्सटेंस के लिए, ये वाली और ये वाली लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी। इस वाली लाइन पे भी आप चेक करिए, पेन को रखिए, ये यहां पे रखिए, चाहे यहां पे रखना चाहे यहां पे रखिए, यहां पे रखना चाहे यहां पे रखिए, यहां पे रखना चाहे यहां पे रखिए, यहां पे रखना चाहे यहां पे रखिए। मतलब जो भी रखेंगे आप हॉरिजॉन्टल के साथ सबके एंगल्स को चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक अकेला वाटर है, एक अकेला वाटर है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और ये गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले।
जरा ध्यान समझना, ये जो वाटर की लाइन है, ये इसका एंगल अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इसका एंगल आपको दिखेगा कि सर ये अगर मैं 90 डिग्री चेक करना चाहूँ तो 90 डिग्री कुछ ये होगा, और ये 90 डिग्री से ग्रेटर जा रहा है, चाहे थोड़ा सा ही ग्रेटर जा रहा है, और 90 डिग्री से ग्रेटर जा रहा है। तो उस डायग्राम को यहाँ से थोड़ा रफ डायग्राम में समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये ग्रेटर जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। और नेगेटिव एंगल, अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग स्लोप। मेल्टिंग, क्योंकि यहां पे क्या होता है, सॉलिड से वाटर में मेल्ट होता है, तो इसको हम मेल्टिंग स्लोप भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्लोप होती है ये नेगेटिव क्यों होती है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है, गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नेगेटिव क्यों है। इसका कारण है, इसका कारण बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस को ले लीजिए और उसको आप सॉलिड से लिक्विड में लेके जाइए, कोई भी सब्सटेंस है आपके सामने, उसको आप क्या कीजिए, सॉलिड से लिक्विड में लेके जाइए, कोई भी सब्सटेंस। सॉलिड में उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि लिक्विड फेस में उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आयरन, आयरन है, लोहे का एक टुकड़ा है, ईंट है लोहे की, उसको आपने पिघला दिया, तो पिघलाने के बाद उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, या वो आयरन लोहा था तब उसकी डेंसिटी ज्यादा थी। कॉमन सेंस से आंसर कीजिए। कॉमन सेंस से सर मुझे यही पता चलता है कि जब वो लोहा था सॉलिड स्टेट में तब उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, जैसे ही उसको आपने पिघला दिया उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप भी नहीं समझ में आया तो मैं अभी थोड़ी देर बाद और भी बताने वाला हूं एग्जांपल, वेट कीजिए। वही एक काम आप वाटर के लिए कीजिए। वाटर एक बर्फ है, बर्फ है, बर्फ को आप पिघलाइए, वाटर में कन्वर्ट कीजिए, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आपको मिलेगा कि लिक्विड में सर उसकी डेंसिटी ज्यादा है और सॉलिड में उसकी डेंसिटी कम होगी। कैसे? अगर आपको डेंसिटी चेक करने का तरीका नहीं पता है तो मैं आपको सिंपली आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बाल्टी लीजिए जिसमें पानी भर दीजिए लिक्विड स्टेट में, और एक बाल्टी लीजिए जिसमें आयरन को लिक्विड स्टेट में भर दीजिए। आयरन के टुकड़े को उसी में डालिए, उस लिक्विड मोल्टन मेटल में आयरन के टुकड़े को डालिए, इस एक सॉलिड आयरन के टुकड़े को, और जो बाल्टी में आपने पानी भरा हुआ है उसमें आप एक बर्फ के टुकड़े को डालिए। आप देखेंगे कि बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, लेकिन वो जो आपका आयरन का लिक्विड था उसके अंदर आपने एक सॉलिड मेटल जो डाला आयरन का, वो डूब गया। क्यों? क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, लेकिन अकेला एक वाटर है जिसकी डेंसिटी सॉलिड में जाने के बाद कम हो जाती है, इसीलिए बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरने लगती है। बात समझ में आई? इसका ये बहुत ही अच्छा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए जब हमने इसको डिसाइड किया, इसको ये 1 केल्विन की डेफिनेशन को, जब देखिए यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ये वाला टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है ये टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट पे ये टेम्परेचर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस वाटर के केस में। अब अगर मैं देखूं कि वाटर जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस, पहले ये बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, वो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा सर, ये 273.16 केल्विन हो जाएगा। 0.01 ही तो बढ़ेगा। आई होप सो आप केल्विन को निकालना जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं एक बता देता हूं कि अगर आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस है और आपको उसको केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना होता है, 15 + 273.15 ऐड कर देना होता है। नॉर्मली रफली 273 ही लोग लेते हैं, 1.5 को 0.15 को ऐड नहीं करते। बस कोई भी अगर डिग्री सेल्सियस है उसमें आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 उसमें ऐड कर देना है और वो केल्विन में आ जाएगा। तो
अब ये कह रहे हैं कि अगर ये 0.01 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना था, 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस पे 273.16 केल्विन क्या है, उसका टेम्परेचर है। तो जरा बताओ कि 1 केल्विन का कितना होगा। तो सर 1 केल्विन का ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये क्या हो जाएगा 1/273.16 केल्विन, 1/6 ऑफ ट्रिपल पॉइंट। कुल मिला के ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 हम कर देंगे ना, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ले लिया कीजिए, ताकि क्या है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कई बार हमें एक्चुअल तक पहुंचने के लिए एक रफ कंडीशन लेनी पड़ती है। तो आप इस पूरे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि पूरे ऑप्शन में कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 1/100 तो ये तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, 1/273.15 तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, 100 टाइम्स ये भी बिल्कुल गलत है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर को हम 1 केल्विन से इंटरनेशनली हमने टेम्परेचर स्केल बना लिया। आई होप सो कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहली बात तो सर ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसके बाद मुझे बताइए कि आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। एग्जीक्यूट्स अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए, लेकिन उससे पहले तो मुझे यह बता दीजिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसके बाद बताइएगा कि आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक एक सब्जेक्ट है, उसको आपको कैसे समझना होगा, कैसे आप समझ पाएंगे किसी चीज को। जैसे मुझे मान लीजिए कि इसको मोबाइल को समझाना हुआ, कि मोबाइल के बारे में किसी को बताना हुआ, तो कैसे बताएंगे कि इसके पास, इसमें एक बैटरी लगती है, इसमें एक चिप लगती है मेमोरी टाइप की, इसमें एक सिम भी लगता है जिसकी वजह से आप कहीं से बात कर सकते हैं एक दूसरे से, इसमें डिस्प्ले होता है जिसको आप टच कर सकते हैं। ये सब क्या चीजें हैं, ये सब इस मोबाइल की प्रॉपर्टीज हैं। किसी भी इंसान को डिफाइन करना हुआ, जैसे आपके जिले में कोई एक करोड़पति है, तो कैसे पता चला, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। तो हमेशा किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपका नाम विजय है, तो विजय को मैं अपने दोस्तों को समझा रहा हूं, तो कैसे बताऊंगा कि विजय कैसा, विजय थोड़ा सा लंबा है, विजय का चेहरा जो गोल है, विजय का जो आंखें हैं वो थोड़ा सा बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उसका बिहेवियर ऐसा, मतलब उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। वैसे ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स को पूरा का पूरा पढ़ने के लिए आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उन्हीं की प्रॉपर्टीज के टर्म्स में हम बात करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक टर्मिनोलॉजी है, थर्मोडायनेमिक की जो टर्मिनोलॉजी क्या कहती है सर, कहती है कि भाई देखो, अगर आपको कोई एक मैटर दे दिया गया, मान लीजिए इसके अंदर कोई वाटर है, मान लीजिए अंदर है वाटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक मैटर। ये थर्मोडायनेमिक मैटर है। अब ये क्या है, ये है बाउंड्री। एक बाउंड्री हमने डिसाइड कर ली कि इस बाउंड्री के अंदर मैं एक थर्मोडायनेमिक मैटर को रख दे रहा हूं। अब थर्मोडायनेमिक मैटर वाटर भी हो सकता है, वो कोई एक अदर सब्सटेंस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उस बाउंड्री के अंदर, वो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, वो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी का मतलब ये हुआ कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि इतनी दूर में हमारी एक बाउंड्री है, बात समझ में आई, उसके बाद हमारी बाउंड्री नहीं है। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ, तो हम एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं कि भाई इस रेंज तक इंडिया है और इधर के बाद जो है पाकिस्तान है।
फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बॉटल है, बॉटल की जो परतें हैं, मैं इसको कह रहा हूं कि इसकी जो परत है ये बाउंड्री है, ये सारी परतें जो है ये बाउंड्री है, और इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है ये क्या है, थर्मोडायनेमिक मैटर है, ये थर्मोडायनेमिक मैटर। अब इस बाउंड्री के बाहर की जो चीजें हैं, इस बाहर की चीजों को हम बोलते हैं कि सर ये है सराउंडिंग। क्या है ये? और आप जानते भी हैं कि सराउंडिंग का हिंदी मतलब होता है कि आसपास से घिरी हुई चीजें। आपके सराउंडिंग में क्या है, तो हम इसी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं कि भाई एक हमने बाउंड्री ले लिया और उस बाउंड्री को हमने क्या कर लिया कि डिसाइड कर लिया कि वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, वो फिक्स भी हो सकती है, वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है। अभी सिंपल सा फंडा ये है कि आपको ये समझना था कि अंदर हमारा वाटर भरा हुआ है और ये थर्मोडायनेमिक मैटर है। थर्मोडायनेमिक मैटर के बाद जो हमारी दीवारें थी वो हमारी दीवारें क्या है, बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाद की चीजें जो है वो सराउंडिंग है। अब अगर मैं कहूं कि थर्मोडायनेमिक मैटर प्लस बाउंड्री को आप क्या नाम देंगे, थर्मोडायनेमिक मैटर और थर्मोडायनेमिक मैटर को, एक बाउंड्री के अंदर जो थर्मोडायनेमिक मैटर है, अगर मैं इस सब को एक कंसीडर करूं, इन सब को कंसीडर करूं, तो इसको मैं बोलता हूं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या है ये? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब ये सिस्टम है और सिस्टम के बाहर क्या है, सराउंडिंग है। ध्यान समझना, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंसीडर करूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को कंसीडर करता हूं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स। वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए, आपका सिस्टम आपने कुछ मान लिया, आपकी शरीर एक सिस्टम है और इसके बाहर की सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को मैं ऐड कर दूं तो फिर ये ब्रह्मांड बन गया, यही तो यूनिवर्स है। इसी टर्मिनोलॉजी में हम आगे चल के थर्मोडायनेमिक में बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा कि बहुत बेसिक चीजों को समझते चलिए, ठीक है? अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सर थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है? अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक एक चीजें बहुत बेसिक लेवल पे लेकर चलूंगा, और बिलीव मी, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि गेट क्वालिफाइड तो आप इजीली हो ही जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपने सारी चीजों को जैसे 100% फॉलो किया जो मैं कह रहा हूं, तो हो सकता है कि आपकी टॉप 100 रैंक भी आ जाए। डिपेंड करता है वो आपकी सिचुएशन पे, आप कैसे उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। सर ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, और आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम क्या है? चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जरा, हमने क्या कहा, सर एक बाउंड्री ले लिया, बाउंड्री के अंदर हमने एक थर्मोडायनेमिक वो मैटर ले लिया, और बाहर क्या है, सराउंडिंग है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस मैटर में कोई हीट है, मान लीजिए ये हमारा बॉटल था, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और पानी का जो टेम्परेचर है वो है मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसमें गर्म पानी भरा हुआ है। तो इमेजिन करना, अगर इसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर, तो जब तक देखना कि ये बाहर जो है हीट को ट्रांसफर कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, तो कुछ देर बाद तो इसका पानी ठंडा होगा ही होगा, 100% होगा, तो हीट बाहर ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जरा देखना कि अगर मैं कहूं कि ढक्कन में ना खोलूं, क्या ये थर्मोडायनेमिक मैटर जो है ये बाहर निकल सकता है? इसी को हम बोलते हैं मास के टर्म्स में बात करते हैं। इसी थर्मोडायनेमिक मैटर जो है इसको हम बोलते हैं कि ये मास है। लेकिन यहां पे मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है अगर हमने बॉटल को क्लोज रखा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जहां पे हीट तो बाहर ट्रांसफर हो जाए लेकिन मास बाहर ट्रांसफर ना हो पाए, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? सर वो सिस्टम कहलाता है क्लोज सिस्टम।
क्लोज सिस्टम कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर मैं इसका ढक्कन खोल देता हूं और अब इसका जो मास है, इसका जो वाटर है, अब ट्रांसफर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर इसका हीट का साथ साथ, हीट तो ट्रांसफर हो ही रही है, हीट ट्रांसफर होने के साथ साथ, देखिए पानी गिर गया यहां पे, इस पे, चलिए, हीट जो है, हीट ट्रांसफर होने के साथ साथ अगर मास भी ट्रांसफर होने लगे, जैसा कि मैंने बॉटल को अभी दिखाया था, हीट एंड मास अगर दोनों ही ट्रांसफर होने लगे, जरूरी नहीं कि वो अंदर से बाहर जाएं, वो बाहर से अंदर भी जा सकते हैं। ध्यान से समझना ये चीज, अगर हीट एंड मास दोनों अंदर बाहर जा सकते हैं, बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा। बात समझ में आई? अब तीसरी बात आती है आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम की। तो जरा देखना कि आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम में मैं आपके सामने एक थर्मस ले लेता हूं। यह है आपका थर्मस। घर में जो आप थर्मस यूज करते हैं चाय को गर्म रखने के लिए, आपने गर्म चाय उसमें रख दी और काफी देर तक वो गर्म रहती है, 5-6 घंटे तक, लेकिन वो लाइफ टाइम तक गर्म नहीं रहती। इसका मतलब कि इंसुलेटेड जो सिस्टम है वो परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है, परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है, परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है। ये मतलब क्या हुआ कि सर इसमें क्या रहा है? सर इसमें ये हो रहा है बेटा, हमने बाहर से एक इंसुलेशन लगा दिया जिससे इसका हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो सके। बाहर से हमने इंसुलेशन लगा दिया कि ये हीट ट्रांसफर बाहर ना हो सके या बाहर से अंदर ना जा सके। मतलब ये जो हीट है अंदर की, ये हीट अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, और बाहर की हीट भी बाहर अंदर नहीं जा सकती। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती तो फिर वो सिस्टम क्या कहलाएगा? वो सिस्टम कहलाएगा सर इंसुलेटेड सिस्टम। मतलब सर मास ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर आप कर सकते हो। अगर आप किसी तरीके से हीट को ट्रांसफर ना होने दो और मास को ट्रांसफर कर ले जाओ तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपने थर्मस को खोला नहीं कि फिर वहां से मास ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि वो इंसुलेटेड सिस्टम जो होता है वो क्या हो सकता है, उसको तुम ओपन भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि वहां से हीट ट्रांसफर ना होने पाए। आप मास को ट्रांसफर करना चाहें कर लीजिए, लेकिन आपको पता है कि आप जैसे ही मास को ट्रांसफर करेंगे हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि मास को भी आप ट्रांसफर ना कीजिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटेड सिस्टम। क्या है ये इंसुलेटेड सिस्टम है कि अगर हीट जो है वो आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो फिर क्या है वो इंसुलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सर इंसुलेटेड सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सर हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, और अब तो शर्त ये है कि मास ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। बेटा अगर तुम मास को ट्रांसफर करते हो तो हीट 100% ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मास बाहर निकला तो हीट निकली। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसका क्रक्स निकाल कर आपके सामने रखना चाहूं तो इसका क्रक्स निकल के यही आता है कि ना तो यहां पे हीट ट्रांसफर होगी और ना ही यहां पे मास ट्रांसफर होगा। ना हीट ट्रांसफर होगी ना मास ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि दोनों में से एक ही भी चीज हुआ तो दोनों होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका इंसुलेटेड सिस्टम कहलाएगा। ना अंदर से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर जा सकता है। अब रही बात आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? सर जब हमने इंसुलेटेड पढ़ लिया तो इंसुलेटेड ही आइसोलेटेड भी होगा? नहीं, हमने क्या बोला? इंसुलेटेड सिस्टम इज नॉट अ परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम। जो हमारा इंसुलेटेड सिस्टम है वो परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा साइड में आते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये आपका कमरा है, ये आपके सामने कमरा है, और इस कमरे में आपने 1 कप चाय रख दिया। मान लीजिए हॉट चाय है, गर्म है, आप पी रहे थे।
जरा मुझे बताना कि इस चाय की जो हीट है ये इस कमरे को बाहर, इस कमरे से बाहर जा सकती है क्या? मान लीजिए किसी ने कहा कि सर नहीं चली जाएगी, कहीं ना कहीं इतनी हीट ही नहीं, उसमें उतना टेम्परेचर ही नहीं है कि वो निकल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए निकल जाएगी तो इसकी हीट जहां तक जा सकती है, जहां तक इसकी मैक्सिमम हीट जा सकती है, उसके बाहर मैंने एक बाउंड्री बना दी, इमेजिनरी बाउंड्री। मैंने इमेजिन कर लिया कि जहां तक इसकी मैक्सिमम हीट जा सकती है वहां तक के बाद मैंने एक बाउंड्री बना दिया। तो जरा बताना उस बाउंड्री को हीट कभी क्रॉस कर पाएगी क्या? कभी नहीं कर पाएगी, लाइफ टाइम तक नहीं कर पाएगी। जैसे आपका थर्मस था, थर्मस आपका परफेक्टली इंसुलेटेड क्यों नहीं है? जरा देखना कि थर्मस में एक चीज है कि ये जो आपका 4-5 घंटे तक गर्म रहेगी चाय, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम तक गर्म रहेगी। ये एक ना एक दिन ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे इसकी एनर्जी हीट निकल ही जाती है। इसीलिए इंसुलेटेड सिस्टम जो होता है वो परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होता, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो परफेक्टली आइसोलेटेड इंसुलेटेड सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि हम बाउंड्री ही ऐसी जगह पे लेते हैं जहां पे हीट लाइफ टाइम तक नहीं क्रॉस हो सकती। बात समझ में आई? तो जैसे बोलते नहीं कि आपको आइसोलेट कर दिया गया, आजकल नॉर्मल वर्ड है आइसोलेट कर देना। आइसोलेट कर देना का मतलब कि आपकी रीच से बाहर कर देना। मान लीजिए कह रहे हैं कि आपके गांव में या आपके मान लीजिए पूरे जिले में आग लग गई, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश को मैंने एक बाउंड्री ले लिया। भाई वो आग जो है उत्तर प्रदेश को पार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन मान लो उत्तर प्रदेश को भी पार कर दिया तो मैंने इंडिया को, पूरे इंडिया को एक बाउंड्री ले लिया कि इंडिया के बाहर वो नहीं जा पाएगी आग। तो मतलब आप समझ गए कि एक ऐसी बाउंड्री जहां तक उसकी ये जो हीट है वो पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाए, एक मैक्सिमम हीट को पहुंचने तक की एक मैक्सिमम बाउंड्री अगर हम ऐसा लेते हैं तो दैट सिस्टम विल बी आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आई? वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सर ये परफेक्टली इंसुलेटेड होता है, क्योंकि लाइफ टाइम तक यहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो पाएगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या था हमारा क्वेश्चन ये है सर कि एन आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आई? अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ प्रोसेस। आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। क्या? कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है? वो प्रोसेस बताओ। यहाँ पे नो हीट रहेगा, यहाँ पे एन इन्होंने लिखा हुआ है। नो हीट इज ट्रांसफर, कोई हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी। बिल्कुल सही है, आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो वहां पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है। नो वर्क इज डन, क्या वर्क की बात की गई है यहाँ पे? आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा कुछ बात किया गया कि वहां पे वर्क किया जाएगा? तो हमने इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ा हुआ है और अब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा कोई वर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तीसरा, नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही है कि मास तो बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा बाउंड्री को, क्योंकि मास फ्लो कर गया तो हीट फ्लो हो जाएगी। और इसीलिए हम इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम में ये मान के चलते हैं कि ना मास फ्लो होता है ना हीट फ्लो होती है। ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम। सॉरी, एक सेकेंड, ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, एक सेकेंड, इसने बोला, देखिए यही गलती होती है बच्चों की। देखिए इसने स्टेटमेंट सही बोला है, इन्होंने कहा नो वर्क इज डन, वहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, और मुझे लगा कि ये ऑप्शन गलत है, जबकि ये गलत देकर भी सही बोल रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी ऑप्शन सही है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन इसलिए सही है, इन्होंने बोला नो वर्क इज डन, बिल्कुल सही, नो वर्क इज डन, वहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को वो फ्रेम करते हैं। मतलब
आपका दिमाग जरा सा भी, एक सेकंड का भी, माइक्रो सेकंड भी इधर उधर फ्लक्चुएट हुआ तो आप आंसर गलत कर जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या था कि नो हीट इज ट्रांसफर्ड, बिल्कुल सही है। नो वर्क इज डन, बिल्कुल सही है, वर्क भी नहीं होता। तीसरा क्या है, नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम कोई मास फ्लो भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने चौथा ऑप्शन भी कहा कि नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी सिस्टम के अंदर। भाई आपका थर्मस है, थर्मस के अंदर मान लीजिए थर्मस को एक सेकंड के लिए मान लो आइसोलेटेड सिस्टम है, चलो थर्मस छोड़ो, नहीं तो आप डाउट में आ जाओगे। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बताया कि एक कप चाय है और मैंने इस 1 किलोमीटर